अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये तकरीबन आपका ख़त्म होने वाला है। जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं वो अभी के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ये वाले टॉपिक्स रह गए हैं, ये वाले बस रह गए हैं, बाकी आपके कवर हो गए हैं। और फिर जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है 1930, उसके सिर्फ आपने 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, उनमें से एक सवाल आपने अटैम्प्ट करना है। और वो जो 4 सवाल है वो मैं इंशाल्लाह रात के अंदर आपको अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह से आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही आपके लॉ ऑफ टोर्ट के भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी कि पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं हो गया, बहुत इजी चीज़ें हैं। तो आप वैसे भी पेपर के अंदर भी छुट्टियां हैं, आप अगर स्कूल से तसल्ली से लेक्चर ले रहे हो, साथ साथ नोट्स बना रहे हो, तैयारी एंड पे ही होती है। तो वो जो आप आराम से नोट्स बना रहे हो, आपकी तैयारी सुकून से हो जानी है। और बाकी इस चीज़ की टेंशन ना लो कि मैं लेक्चर अपलोड नहीं करूँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं टाइम पे लेक्चर अपलोड कर दूँ। वॉइड एग्रीमेंट है, तो जो चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस करनी है उनको एक अपने प्लीज़ पास पेंसिल और नोटबुक ज़रूर रखें और साथ साथ नोट करिए, आउटलाइन लिखिए। सबसे पहले इंट्रो के अंदर आपने लिखना है कि मैंने डेफिनेशन कवर करनी है और मैंने इंपॉर्टेंस कवर करनी है कि वॉइड एग्रीमेंट होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक चीज़ पे मैं ये कवर करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो कि 2 हैं कि लीगल इफेक्ट नहीं होता और ना ही वो इन्फोर्स कराया जा सकता है लीगली, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने हेडिंग देनी है लीगल प्रोविजंस की और उसकी एग्जांपल की, ठीक है। रेलिवेंट सेक्शन हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कौन सा रेलिवेंट सेक्शन है, जो कि है सेक्शन 2G। वो क्या बात करता है वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। तो सेम हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगी बात जी टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। ये रहा आपकी 4th आउटलाइन, टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो किसी कंसिडरेशन के बेस पे हुआ कि बगैर हुआ हो, या किसी ट्रेड से मना करता हो, या आपके शादी के राइट को इफ़ेक्ट कर रहा हो, या फिर उसके अंदर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट यूज़ हो। ऑब्जेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है ना, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, कल ही हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कंसिडरेशन क्या होती है और ऑब्जेक्ट आपका पर्पज़ है। फिर उसके बाद है एग्रीमेंट इम्पॉसिबल, जो फिज़िकली इम्पॉसिबल हो, कि आपको कह दिया जाए कि जहाज़ पे बैठो और चाँद पे पहुँचो, फिज़िकली इम्पॉसिबल है ना, इस तरह के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वाइड, जो लॉ ने खुद ही डिक्लेयर कर दिए हैं वाइड, ये आपके हैं टाइप्स, ठीक है। इसको आप अपनी पेंसिल से लिखें, अपने हाथ से लिखें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। विदाउट कंसिडरेशन, ट्रेड, मैरिज, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएंगे 5th आउटलाइन, जिसमें हमने देखना है कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ जाते हैं आपके, अगर आप किसी वॉइड एग्रीमेंट में आ गए हो या आपने किसी को ले आए हो, तो उसके आपको नताइज क्या भुगतना पड़ेंगे। एक तो उसकी लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, दूसरी इसके रेस्टिट्यूशन, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते उन बेनिफिट को, ठीक है। तीसरा, उसकी कोई लीगल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। वाइड एग्रीमेंट है तो आप कहोगे कि इसकी लीगल एग्रीमेंट नहीं है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके ये 3 हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी आप अगर कहीं आ भी रहे हो तो आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। किस तरह, पहले नंबर पे कौन सी चीज़ है कि किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है किस तरह से अवॉइड करोगे, तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है अगर आप आ गए हैं तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। ये चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट लीजिए, हेडिंग्स याद रखिए, आपका क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। अपने आप पे यकीन रखें। वॉइड एग्रीमेंट है, सबसे पहले ऐसा एग्रीमेंट इनफोर्सेबल ना हो लॉ की तरफ से। अब लीगली इनफोर्सेबल कौन से लॉज नहीं होते, ये आप ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर इस वीडियोस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने कम्पिटेंसी, रेमेडीज़, इनमें बार बार ये चीज़ पढ़ी है कि लीगली इनफोर्सेबल लॉज कौन से नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लीगली इनफोर्सेबल नहीं होता बिल्कुल स्टार्ट से ही, जिस टाइम ये बना है तब से ही। जैसे अगर आप किसी ऐसे एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हो जिसके अंदर ड्रग्स की ट्रांजैक्शन है, तो आप देखोगे कि ड्रग्स को आप इधर से उधर भेज रहे हो, तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये स्टार्ट के अंदर ही आपको पता है कि ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है।
ना तो ये लीगल इफेक्ट रखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, ना तो ये लीगल इफेक्ट रखता है, तो कोई जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कि कोई पार्टी भी जाके चैलेंज नहीं कर सकती। अब देखो दो बंदे हैं, वो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, उन दोनों का एक लेके आ रहा है पीछे से और फिर एक आगे भेज रहा है। अब उनमें से एक में कोई कर गया फ्रॉड, तो कोई ब्लेम तो नहीं कर सकता ना कोर्ट में जाके कि मैं जी इसके साथ ड्रग का कोई एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है और ये जो है अब मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा। नहीं कर सकते, क्योंकि लीगली उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, आपको पहले ही बता दिया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस, ये चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, लेकिन पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो स्टार्ट से ही इनवैलिड हो, क्या होता है, और उसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। दीज एग्रीमेंट आर नेवर वैलिड और इन्फोर्सेबल फ्रॉम द मोमेंट दे आर मेड, जैसे ही बने इनवैलिड है, कोई पार्टी कोर्ट में जाके उसको ब्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा। पर अब वो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती, लीगल कंसिडरेशन नहीं होती, ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई इलीगल पर्पस होता है, इलीगल ड्रग्स जिस तरह हो गए। वॉइडेबल एग्रीमेंट ये होते हैं आर स्टार्ट आउट वैलिड एंड इन्फोर्सेबल, लेकिन एक पार्टी के पास ये चॉइस होती है कि वो किसी एक पॉइंट पे या कोई एक सर्टन इश्यूज़ की बेस के ऊपर जाके उसको इनवैलिड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक माइनर है, 18 साल से छोटा बच्चा है, उसको अपनी फ़ीस के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ा। वो कहता है कि मैं क्योंकि अभी जॉब नहीं कर सकता, आप मुझसे ये इंटर्नशिप करवा लें और इसकी बेस के ऊपर आप मुझे पैसे दे दें। अब वो इंटर्नशिप के लिए राज़ी, उसको पैसे मिल रहे हैं। जैसे ही वो कोई 20 साल का हुआ, उसने सोचा अब मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, मैं अब कोई और जॉब कर सकता हूँ, तो अब मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, इस एग्रीमेंट को। दिस इज़ वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कौन सा है, जो स्टार्टिंग से ही आपका इन्फोर्स लॉज को इनवैलिड कर देता है। और वॉइडेबल वो होते हैं जो शुरू तो वैलिड होता है, लेकिन एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, उसके पास ये चॉइस होती है कि वो उसको कैंसिल कर सकती है ऑन द बेस ऑफ सर्टन इश्यूज़। जैसे इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट के अंदर आए हो जो शुरू में आपको फ़ायदा दे रही थी, बट आपको आगे जाके पता लगा कि यार ये तो फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे इससे दूर होना चाहिए, तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। दिस इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी हैं अभी तक। आपने डेफिनेशन देखी है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, आपने वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके दरमियान डिफरेंस देखा है। ठीक है, अब आप इम्पोर्टेंस भी देख लीजिए। एक तो ये होता है कि आपको बहुत सारी लीगल प्रॉब्लमों से आप बच सकते हो, बहुत सारी। एक तो आपको वो प्रॉपर प्रोटेक्शन दे दी जाती है, क्योंकि लॉ आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है। अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो अगर आप लीगल किसी और चीज़ पे आ रहे हो, लीगली किसी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप किसी तरह से वाइड में आ भी गए हो, ठीक है, तो इससे ये होता है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, कि आपके पास और बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंस। आपने क्या क्या चीज़ें फर्स्ट आउटलाइन के अंदर डिस्कस की हैं, प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिए अपने माइंड के अंदर, और फिर दूसरे आउटलाइन के अंदर जाइए, ताकि आप वीडियो के एंड तक अच्छी तैयारी कर चुके हों। डेफिनेशन के साथ ही आपने की कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक पॉइंटर से लिख लिए। फिर उसके बाद आपने अगली हेडिंग दी है कि वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं। आपने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, उनकी एग्जाम्पल लिखी, उनकी कंडीशंस लिखी। फिर उसके बाद आपने इम्पोर्टेंस लिखी कि लीगल इम्प्लीकेशंस को पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आपने ये इम्पोर्टेंस लिख ली। अब ये आपकी फ़र्स्ट आउटलाइन कंप्लीट होगी। मेरे ख्याल से इसमें आपके 2 पेजेस तो लग ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पेजेस का भी तो ध्यान रखना है ना, कि पेपर के अंदर आपने इतने मार्क्स का सवाल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास आ गई है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम उनकी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाती है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लीगल इफेक्ट कोई भी नहीं इसका होता है। नो लीगल वैलिडिटी। A void agreement has no legal standing from the moment it is created। जब वो बना है तब से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं होता जिस तरह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज होता है लॉ से।
Because the agreement is void, it does not create any legal rights or obligation for the parties involved. जो parties involved हुई हैं उनके लिए कोई rights नहीं है, किसी पार्टी का कोई obligation नहीं है, ठीक है। जैसे क्योंकि ये लॉ की तरफ से तो ये लॉ हुआ ही नहीं, ना लीगल वैलिडिटी है, ना कोई पार्टी की राइट्स और ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिखिएगा, यहाँ पे लिखना है तो आप ये वाली एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एन एग्रीमेंट टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे आपके पास सेलिंग ड्रग की एग्जाम्पल है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अ प्रॉमिस टू गिव यू अ गिफ्ट विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इज रिटर्न इज वॉइड बिकॉज देयर इज़ नो कंसिडरेशन समथिंग ऑफ द वैल्यू। देखो कंसिडरेशन के लिए है कि आप एक चीज़ दे रहे हो तो दूसरी चीज़ आप ले भी रहे हो। आप बुक सेल कर रहे हो तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं उसके नतीजे में, ठीक है। तो दूसरा जो गिफ्ट होता है वो इस तरह किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा होता है। एक आपने क्या पढ़ा, लैग ऑफ लीगल इफेक्ट। दूसरा आप क्या है, इनएबिलिटी टू इन्फोर्स। क्या मतलब, नॉट इन्फोर्सेबल, एक इसके अंदर हेडिंग आप नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, यानी आप कोर्ट में जाके उसके चैलेंज नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ फलानी या दूसरी पार्टी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। कोर्ट कहेगा हम तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, कोर्ट आपको भी पकड़ के अंदर दे देगा कि चलो। नो लीगल रिसोर्स, कोई लीगल रिसोर्स नहीं होता है। अगर ऐसे तो होता है ना, आप कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपके पास एक लीगल सपोर्ट होती है कि अगर कोई पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो मैं इसको सू कर सकता हूँ, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर आप इसकी एग्जांपल अपनी मर्जी से भी देख लो। और अगर ये वाली लिखना चाह रहे हो, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स फॉर नॉन नेसेसिटीज, इफ़ अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ नॉट फॉर असेंशियल एलिमेंट आइटम्स, मतलब उसको क्योंकि माइनर को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है जो कि असेंशियल एलिमेंट्स के लिए नहीं था, तो वो जनरली वॉइड कंसीडर होता है, ठीक है। और माइनर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट टू कमिट फ्रॉड, एनी एग्रीमेंट मेड विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग फ्रॉड इज़ वॉइड, कि अगर कोई भी एग्रीमेंट आपने इस नीयत से बनाया है कि आप फ्रॉड करोगे तो वो वॉइड होता है और ना ही इन्फोर्सेबल होती है लॉ के अकॉर्डिंगली। क्या क्या चीज़ें आपने इसके अंदर देखी हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स, लैक ऑफ लीगल इफेक्ट, दूसरा इनएबिलिटी टू इन्फोर्स, ठीक है। लीगल इफेक्ट नहीं है, आप कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी आ गई है जी लीगल प्रोविजंस, यानी सेक्शन, कौन सा सेक्शन इसके बारे में बात करता है, इंडियन एक्ट के बारे में, इंडियन एक्ट 1872 में वॉइड एग्रीमेंट के बारे में कौन सा सेक्शन आपका बात करता है। डेफिनेशन तो आपने की। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो कौन सा वहाँ के अंदर क्या बात हुई है वो आपने सेम एज इट इज़ इसी को लिखना है, ठीक है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, दिस मीन्स दैट सच एग्रीमेंट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड होल्ड नो लीगल वैलिडिटी। यहाँ पर सेक्शन 2G कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कहता है ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ ने इन्फोर्स ना कराया हो वो वॉइड कहलाता है, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल्स कर लीजिएगा, जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट फॉर लीगल इलीगल पर्पस, और ये अब आपने लिखना है प्रॉपर डिटेल के अंदर। मैं आपको इसकी सिर्फ एग्जांपल्स वो कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, आपने उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन यानी आपकी कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप कहो कि मैं बगैर कुछ आपसे लिए मैं कहूँ कि आप ये मेरी एग्जांपल ले लो, मैं कहूँगी यार आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते हो तो मैं तुम लोगों को लेक्चर डिलीवर करती जाऊँ, देयर इज़ नो कंसिडरेशन दैन। अगर मैं कहूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं देन एट द एक्सचेंज ऑफ वॉचिंग माई वीडियो आप मुझे एक लाइक दोगे, कमेंट दोगे, दिस इज़ कंसिडरेशन। एग्रीमेंट फॉर इलीगल पर्पज़ क्या है, इलीगल पर्पज़ क्या है कि आप मैं आपको पैसे दे दूँ कि फलाने फलाने बंदे को जाके तो कुटाओ या उसको उसके घर जाके तो डाका मारो, दिस इज़ इलीगल पर्पस। एग्रीमेंट विद माइनर्स, माइनर्स क्योंकि उनको इतना लीगली वो कम्पिटेंट नहीं होते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि वो लीगली कम्पिटेंट नहीं होते कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएँ, तो ये आपके पास एग्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखो या ना लिखो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसको आप लिख लोगे तो सवाल ही लंबा करना है ना यार, हमने खींच खींच के सवाल को लेके जाना है कि हमें 20 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। तो ये आपने लीगल प्रोविजन के अंदर इस सेक्शन की बात करनी है और एग्जांपल्स दे देनी है,
ठीक है। अब आपके पास आ जाता है जी फोर्थ वन, वो है टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। अब ये वही बातें हैं जो हमने ऊपर की हैं, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें आप इसके अंदर लिखिए, क्योंकि वीडियो ही लंबी होगी अगर मैं इसको लिखना पढ़ाना शुरू हो जाऊँ। या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट जो आप रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में करते हो, इसको मैं ज़रा हाईलाइट और किसी और में कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं है। दूसरा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो आपको ट्रेड करने से रोके, आपकी एबिलिटी को रोके। जैसे एक इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप कह लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी, और वहाँ पर वो कहते हैं कि अगर एक कंपनी आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराती है कि यार अगर आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ब्रीच करोगे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर, या आप मेरी कंपनी छोड़ोगे तो इसके अलावा आप किसी और कंपनी के अंदर जाके नहीं काम कर सकते। या फिर एक एग्जांपल मैं अपनी देती हूँ कि मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूँ डेली सक्सेस बाय के चैनल से, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि तुम लोग मेरे से नहीं पढ़ना तो तुम लोग मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम लोग किसी और जो है वो लेक्चर्स किसी और यूट्यूब चैनल से जाके नहीं ले सकते। तो ये बेसिकली आपकी एक एबिलिटी को रोकना है ना। इसी तरह ट्रेड का मतलब ये है कि अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो वो कहेगा कि यार नहीं, तुम किसी और कंपनी के साथ भी काम जाके नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका टाइप्स में आ जाता है, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट के। फिर उसके बाद है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगाए किसी इंसान के राइट टू मैरी पर, या फिर उसको डिक्टेट कराए कि तुमने किससे शादी करनी है। लॉ की नज़र में ये एक वॉइड एग्रीमेंट है अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मैरिंग एनीवन इज़ वॉइड, ठीक है। अगर आप कहते हो कि किसी और इससे आप शादी नहीं कर सकते हो तो लीगली ये वॉइड है, ठीक है। कोई भी वो इंसान हो वो आपको रोक नहीं सकता। स्पेसिफाइंग पार्टनर, मैरिज पार्टनर, an agreement that requires a person to marry a specific individual or restrict them from marrying anyone else, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपको या तो इन्फोर्स कराए कि आपने इसी बंदे से शादी करनी है, या फिर आपको रोके कि आप इस बंदे से शादी ना करो, इससे करो, यानी मैरिज पार्टनर आपका सिलेक्ट करना शुरू हो जाए। लीगली ये भी इम्पॉसिबल है, प्रोहिबिटिंग मैरिज और स्पेसिफाइंग मैरिज टू पार्टनर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आ जाती है, एग्रीमेंट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट किस चीज़ में ले रहे हो, पर्पस में। किसी भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज़ है, अगर आप किसी ऐसे एग्रीमेंट में आ रहे हो जिसका पर्पस ही गलत है तो वो वाइड है, क्योंकि वो एक्शंस लॉ के अगेंस्ट हैं तो वो वाइड होंगे, अनलॉफुल पर्पस है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कौन सा आ गया, एग्रीमेंट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ऐसा एग्रीमेंट जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप, मैंने शुरू के अंदर भी कहा कि आपको अभी के जहाज़ में बिठा दिया जाए और कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाए कि यार चलो अब जाके चांद पे पहुँचे हो, चांद की सूरत हाल मुझे बताओ, फिजिकली इम्पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ आपकी फिजिकली इम्पॉसिबल हो सकती है। लीगली इम्पॉसिबल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल लैंड दैट अ सेलर डज नॉट ओन। मैं कह दूँ कि ये मेरे सामने जो प्लॉट है इसको जाके बेचो, ये मेरे साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्लॉट ही मेरा नहीं है तो तुम लोग कैसे जाके बेच लोगे। दीज आर टू थिंग्स, फिजिकली इम्पॉसिबल, लीगली इम्पॉसिबल। और फिर उसके बाद आपके पास अगली टाइप आ जाती है एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो सर्टन एरियाज़ के अंदर, सर्टन प्रोविजंस के अंदर वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। जैसे आप लोग शर्तें लगा लो, बिटिंग कर लो, ठीक है, बैटिंग कर लो या फिर वेगरिंग कर लो, गैम्बलिंग भी इसको कह सकते हो आप वो कर लो और आप कहो कि मैं शर्त लगाता हूँ ये जो है वो जीत जाएगा। अब दो पार्टीज़ के दरमियान शर्त लगी है, वो एग्रीमेंट है, लेकिन लॉ उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा कि आपको कि मैंने तो इसके साथ शर्त लगाई थी कि मैच जीत जाएगा, इसने मैच जीत गया और इसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए। लॉ इसको डिक्लेयर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके पास हैं जी डिक्लेयर एग्रीमेंट। अब आपको मैं दोबारा से इसकी रिवीजन करा रही हूँ। टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आपकी आ जाती हैं, किसी कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट किया गया, किसी की ट्रेड पावर, एंगेज होने की पावर को रोक देना, किसी की मैरिज को रोकना, राइट को डिक्टेट करना या रोकना, कोई ऐसा एग्रीमेंट करना जहाँ पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स या फिर कंसिडरेशंस हैं, ठीक है। कोई ऐसा एग्रीमेंट करना जो फिज़िकली इम्पॉसिबल हो या लीगली इम्पॉसिबल हो,
ठीक है, कोई ऐसा एग्रीमेंट करना जो ऑलरेडी लॉ ने उसको डिक्लेयर किया हो वॉइड। ये आपकी टाइप्स थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी समझ आ रही है, और मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई समझा सकता है। फिर उसके बाद आपके पास आ गया है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स आपके पास कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला तो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, यानी ना तो वो इन्फोर्सेबल है, ना किसी और पार्टी के ऊपर ड्यूटीज़ आती हैं कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटीज़ हैं, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई होती नहीं है। वो चाहें तो उसको पूरा करें, वो चाहें तो ना करें, तो फिर लीगल बाइंडिंग तो नहीं रही ना। रेस्टिट्यूशन आपके पास कोई प्रोसेस नहीं रहता। रेस्टिट्यूशन ये है ना कि आपने अगर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसका वो नुकसान की भरपाई करो। इस केस के अंदर ऐसा कोई नहीं होता, ना तो रिटर्न, कोई बेनिफिट्स रिटर्न नहीं किए जाते। ठीक है, आप एग्जाम्पल अपनी मर्ज़ी से लिख लीजिए। दूसरा, इसके अंदर कोई रेमेडीज़ नहीं होती हैं। होता है ना कि अगर आप किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो, तो हमने ये वीडियोस भी बनाई हुई है कि रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो रेमेडीज़ कोई नहीं होगी। अब ये चीज़ ज़रूर सीखें कि पिछले टॉपिक की कुछ चीज़ों को इस टॉपिक के अंदर अगर आपको मटेरियल कम लग रहा है तो किस तरह से आपने लिख के अपना मटेरियल बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको आती होंगी ना, कोई बंदा आपको फेल नहीं कर सकता। ये था आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेट्स जस्ट रिवाइज इट। पहला, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। दूसरा, रेस्टिट्यूशन नहीं होगी। तीसरा, कोई लीगल रेमिडिएशन नहीं मौजूद, कोई लीगल रेमेडीज़ नहीं मौजूद। ठीक है, अब लास्ट वाली आउटलाइन है जिसके अंदर है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर वॉइड एग्रीमेंट्स। कि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कौन कौन सी हैं, मैं वो पहले आपको बता देती हूँ। पहले है, आपने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आपके पास आएगा आपने अवॉइड किस तरह से करने हैं, जितने वॉइड एग्रीमेंट्स हैं उनको अवॉइड किस तरह से करोगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर वॉइड एग्रीमेंट्स होता है तो उनको आप हैंडल किस तरह से करोगे। ठीक है, पहली बात है, जब आपके पास आया है आइडेंटिफाई, आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को रिव्यू करो अच्छे से। आप लीगल रिक्वायरमेंट्स देखो कि कौन कौन सी हैं, ऐड हैं कि नहीं हैं। फिर उसके बाद आप कंपिटेंसी चेक करो कि जिन पार्टीज़ के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो वो एंटर होने के लीगली काबिल हैं भी हैं कि नहीं। आप उसका पर्पस देखो, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को देखो। अवॉइड किस तरह से कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स को देखो, कीनली देखो, और एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन क्या है, इसका लीगल पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें आप देखोगे। लीगल कंप्लाइंस देखोगे कि ये जो एग्रीमेंट्स की टर्म्स हैं ये लॉ के साथ रेलिवेंट है भी हैं कि नहीं है। ठीक है, क्लियर और डिफाइंड टर्म्स आप लिखोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी होगी, रिटर्न रिकॉर्ड होगा उसका। ठीक है, इन हैंडल के लिए क्या है कि आप जब किसी एग्रीमेंट के अंदर आते हो ना, उससे पहले ही बेहतर है कि आप कोई लीगल एडवाइस ले लो। आप बार बार टर्म्स को निगोशिएट करो ताकि अगर कोई इशू है तो आप उसको सॉल्व कर सको। आपको पता हो कि रेस्टिट्यूशन क्या है, आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखो कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सबका रिकॉर्ड आपके पास हो, आपके पास लीगल एडवाइस हो। ठीक है, कि आप इसको चेंजिंग्स अगर करना चाहो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप इसकी एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बेस्ट, इससे ज़्यादा तो कोई भी मेरे ख्याल से मैं नहीं पढ़ा सकती। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी है, तसल्ली से देखी है, तो 20 मिनट में आपका ये टॉपिक तैयार हो गया है, जो कि आपको मेरे ख्याल से लगना घंटा था, वो तैयार हो गया है। आप सुकून से इसको रिवीजन करिए, एक दफ़ा अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रिवाइज़ करिए और हेडिंग्स को अपने हाथों से लिखिए ताकि आपको एटलीस्ट हेडिंग्स याद रहें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं भी बदले में ये चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, अच्छा सा कमेंट दो, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो वो जो हैं वो पेड हैं, 300 के आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आपको लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उसके थ्रू मेरे साथ कॉन्टेक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।